अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है फैसल ने नॉर्वे से। इस कहानी को सुनते हुए यकीन मानिए मुझे ऐसा खुद को लगा कि मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं और कोशिश करूंगा कहानी को इस अंदाज में बयां करूं कि आपको भी महसूस हो कि आप उसी जगह पे मौजूद हैं और सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। वो कहते हैं कि हम 3 दोस्त जिन्होंने बचपन इकट्ठे गुजारा था, फैसल, पाशा और खालिद, हम तीनों एक बेस्ट फ्रेंड थे। उठना बैठना खाना पीना हर वक्त हमारा साथ इकट्ठे ही होता। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि खालिद नॉर्वे से रशिया शिफ्ट हो गया। लेकिन वहां जाने के बावजूद हम तीनों का आपस में मुसलसल राब्ता रहा। खालिद हमसे मिलने के लिए नॉर्वे आ जाता और इस बात का इजहार करता, उसकी ख्वाहिश होती कि हम भी उसकी तरफ चक्कर लगाएं। मैं और पाशा एक कारोबार शुरू कर चुके थे। अब हम दोनों बिजनेस पार्टनर थे। जहां हम बेहतरीन दोस्त थे वहीं पे हमारा बिजनेस भी अच्छा चलना शुरू हो गया। तभी एक दिन खालिद से जब फोन पे बात हुई तो उसने हमें ऑफर दी, अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो तुम जानते हो मैं तो ऑलरेडी बिजनेस कर चुका हूं और काफी उसमें महारत भी रखता हूं। एक शर्त पे तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं कि अगर तुम दोनों जल्दी से प्रोग्राम बना के मेरे पास रशिया आ जाओ तो फिर तुम्हें अपने गांव की, अपने शहर की सैर भी कराऊंगा और तुम्हारे कारोबार के लिए ऐसा मैंने सोच रखा है कि इसको इस कंट्री के अंदर भी फैलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले तो हम कोशिश करते आए थे कि चक्कर लगा सकें, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई काम आ जाता, कोई मसला आ जाता। लेकिन अब यह था कि हम कारोबार को वाकई बढ़ाना चाहते थे और हमारा दोस्त खालिद वाकई बहुत एक्सपर्ट था, वो हमारी बहुत मदद कर सकता था। लेकिन शर्त वही थी कि हमें 15-20 दिन के लिए उसके पास जाना है। उसके 2 जगहों पे घर थे। वो अपनी फैमिली के साथ वहां रहता था और बहुत ख्वाहिश रखता था कि वो अपने बचपन के दोस्तों को वहां पे घुमाए फिराए, जहां पे वो ना सिर्फ रहता है बल्कि ऐसी खूबसूरत जगह हैं जिनको वो देख चुका था और वो हमें भी दिखाना चाहता था। आखिरकार प्रोग्राम बन गया। हम दोनों ने उसे फोन करके बताया कि यार कोशिश तो कर रहे थे खालिद, अब हम रवाना हो रहे हैं, फलां डेट को 2 दिन बाद तेरे पास पहुंच जाएंगे। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ रेडी है, बस तुम्हारा इंतजार है, पहुंच जाओ। उसी दिन शाम को उसका फोन आ गया। उसकी बीवी, जिसके मां बाप दूसरे शहर में रहते थे, उनकी तबीयत शदीद खराब हो गई थी। तो उसने फोन करके कहा कि मैं अपनी बीवी को लेकर वहीं जा रहा हूं, तुम लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करोगे, तुम लोग उसी तरीके रवाना हो और यहां पहुंचो। हमने कहा यार तुम तो होगे नहीं। तो उसने कहा क्या हुआ, घर की चाबियां मैं रख कर जा रहा हूं, तुम पहुंचो, चाबियां उठाओ, घर तुम्हारे हवाले है, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर आगे चलेंगे। बीवी को छोड़ना तो बहुत जरूरी है, बस प्रोग्राम कैंसिल ना करो, कहीं मैं डर रहा हूं ऐसा ना हो कि तुम फिर से प्रोग्राम कैंसिल कर दो और आ ही ना सको। यूं प्रोग्राम यही बना कि 2-3 दिन के बाद वो भी आ जाएगा, ये हफ्ते तक आ जाएगा और हम लोग अपना सामान वगैरह जहां बांध रहे थे तो वहीं पे मेरा चहीता कुत्ता जो हर वक्त मेरे साथ होता, टॉम, उसको भी मैं साथ लेकर जा रहा था। हम जब उस छोटे से गांव के अंदर पहुंचे तो एहसास हुआ यहां पे एक सफेद बर्फ की चादर ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा है। जिस सिमत भी आप देखते बर्फ ही बर्फ थी और इसके मुतालिक खालिद हमें पहले ही बता के गया था। मैंने पाशा की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखा। कहता है यार
बर्फ़ का तो सुना था, लेकिन इस तरह भी नहीं सुना था कि कहीं कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। बर्फ़ ने सारे मंजर को इस तरह सफ़ेद कर दिया है, लगता है यहाँ पे कोई इंसान है ही नहीं, सिर्फ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। पाशा जिंदा दिल, बहादुर और जीदार बंदा था। खैर, हम पहुंचते पहुंचते आखिरकार उस घर के पास पहुंच गए, जो वाकई एक काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत घर था। जहाँ पे वो चाबी रख कर गया था, हमें ढूंढने में बिल्कुल मुश्किल पेश ना आई। हमने चाबी ढूंढी और हम जल्दी से जल्दी घर में दाखिल होना चाहते थे ताकि आग जला सकें और अपने वजूद को हरारत दे सकें। बर्फ़ ने इतनी शदीद जिस्मों को गर्म कपड़े पहने होने के बावजूद रगड़ कर रख दिया था कि हम थर थर कांप रहे थे। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो जल्दी से आतिशदान के अंदर हमने लकड़ियां डाली और आतिशदान को जला दिया। आतिशदान के अंदर लकड़ियां जलती ही कमरा गर्म होना शुरू हो गया। थोड़ी देर लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद कमरा बिल्कुल गर्म हो चुका था। गर्म क्या, कमरा क्या गर्म हुआ, हमारे जिस्मों में एक जान सी आ गई। हम होश में आ गए, लगता था किसी और दुनिया में पहुंच गए। थर थर कांप रहे थे, लेकिन अब हम रिलैक्स होते जा रहे थे। खाने पीने का सारा सामान वो पहले ही हमारे लिए अरेंज करके रख के गया था कि हमें बाहर ही ना जाना पड़े, सब कुछ घर के अंदर मौजूद था। यूं हमने अपने लिए पहले कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी और उस भड़े से घर का हमने मुआयना करने का प्रोग्राम बनाया कि कहाँ बेडरूम है, क्योंकि आते ही हम अपने जिस्म को हरारत देने में लग गए थे। यूं हमें बेडरूम भी, ड्राइंग रूम भी, टीवी लाउंज भी, सारा कुछ हमने देख लिया। काफ़ी बड़ा घर था और सबसे खूबसूरत बात यह थी, जो इसका ड्राइंग रूम था उसके बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। शीशे के बाहर सारा मंजर क्लियर नज़र आता था। हमें बैठने के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही नज़र आई, जहाँ पे बैठ के आप बाहर गिरते बर्फ़ के उन छोटे छोटे गोलों को देख सकते, जो पहले ही हर तरफ सफ़ेदी फैल चुकी थी उस बर्फ़ की वजह से। मज़ीद उसके ऊपर बर्फ़ की तह जमती जा रही थी। पाशा कॉफ़ी पीते हुए बोला, यार फैसल, इतनी ठंड भाई, ये तो हड्डियों के अंदर घुस रही है। ऐसे लगता है कि पता नहीं लोग यहां बाहर जीते कैसे हैं, जिंदा कैसे हैं। मैंने उससे कहा, यार पाशा, इंसान जहां पे रहता है उसका वजूद उसका आदी हो जाता है। दुनिया में ऐसे मुल्क भी तो हैं जहां पे अगर हम जाएं तो गर्मी से बेहोश हो जाएं, हमारा ब्लड प्रेशर ही लो हो जाए, लेकिन वहां पे लोग बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं, उनको गर्मी नहीं लगती। उनके वजूद उस गर्मी के, उस तपश के, उस हबस के आदी हो जाते हैं। ऐसे ही ठंडक है। जिन इलाकों में इतनी शदीद टेम्परेचर हो जाता है तो वो भी अपने वजूद को उसका आदी कर लेते हैं। तुम देखो ना, एक रीछ है जो बर्फ के अंदर रहता है और एक रीछ है जो बर्फ के बगैर रहता है। दोनों ही जानवर हैं, लेकिन वो बर्फ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसके वजूद को खुदा ने बर्फ के लिए बनाया है। और जो दूसरा रीछ है वो जंगल में रहता है, आम से जंगल में, जहां पे दर्जा हरारत इतना ठंडा नहीं होता। वहीं बैठे हुए बातें करते हुए बाहर के मंजर पे निगाह पड़ी तो हम दोनों चौंक पड़े। एक बूढ़ा और बूढ़ी हाथों में हाथ डाले वॉक करने के अंदाज में चलते हुए गुजर रहे थे। ये खिड़की ऐसी जगह पे लगाई गई थी शीशे की, जिससे दूर से आता हुआ बंदा और दूर तक जाता हुआ क्लियर नजर आता था। पाशा देखकर बोला, अरे वाह, ओ भाई उधर भी देख, जहां हम सर्दी से कांप रहे हैं, आग के करीब से हिलने को तैयार नहीं, बाहर का सोच के भी जिस्म के अंदर झुरझुरी सी आ जाती है, खौफ से जान निकलती है कि इतनी ठंड, ऐसा खौफ लगता है कि कहीं हड्डियां ही ना जम जाएं, बर्फ ही ना हम बन जाएं। वो देख प्रेमी, अरे वाह, उम्र भी तो देखो, अरे वाह, ये देख, ऐसा बूढ़ा और ऐसी बूढ़ी इस उम्र में और वो भी इस ठंड में वॉक कर रहे हैं। अरे क्या बात है, कैसा प्रेमी जोड़ा है। अब मैं भी उनको देख रहा था जहां बर्फ
मुसलसल बाहर गिर रही थी। ऑलरेडी हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बाहर का सोच के ही वजूद के अंदर एक सर्दी से ऐसी झुरझुरी आती कि जिस्म वाइब्रेशन पे लग जाता। और वह ऐसी खौफनाक ठंड कि जितना भी गर्म लिबास पहने हुए है उसके बावजूद वो हड्डियों के अंदर घुसती थी। और वो प्रेमी हाथों में हाथ दिए बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं कुछ देर उनको देखता रहा और बोला, पाशा, मैंने तुझे सही कहा था ना, जो यहां के लोग होते हैं ना, वहां यहां रहने के बाद उनके वजूद इस मौसम के आदी हो जाते हैं। तभी तो देखो वो आदी हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। हम आदी नहीं हैं, हम भी यहां रहना शुरू कर दें 6 महीने बाद हम भी आदी हो जाएंगे। हम बातें करते रहे और तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे बाद उन दोनों को वापस आते हुए देखा। वो दोनों वापस जा रहे थे। आज जब इस तरह उनको आते जाते देखा तो पाशा बोला, यार क्या बात है, क्या ये रोज इस तरह आते होंगे? मैंने कहा, यार अल्लाह जाने, लेकिन ये एक बात तो तय है भाई, कमाल है, इस उम्र में भी कैसी मोहब्बत, हाथों में हाथ डाले और कैसे प्रेमी। पाशा शरारत से बोला, लगता है नई नई मोहब्बत हुई है इनके बीच में, वरना अगर पहले से शादीशुदा होते तो कब की मोहब्बत खत्म हो चुकी होती और ये जो हाथों में हाथ डाल के फिर रहे हैं ये भी दूर दूर फिर रहे होते, बस वॉक ही कर रहे होते। मैंने कहा, बाज़ मोहब्बत ऐसी भी होती है जब इंसान बुढ़ापे में कदम रख देता है तो वो बढ़ जाती है। क्या तूने देखा नहीं कितने लोग हैं जब बूढ़े होते हैं उनके बीच में प्यार ज्यादा हो जाता है। हम ऐसे उन दोनों के बारे में बातें करते रहे और उसके अगले दिन फिर उन दोनों को सेम उसी टाइम पे हमने जाते हुए देखा और उसी तरह वापस आते हुए देखा। तो मैंने पाशा से कहा, यार पाशा, एक काम क्यों नहीं करता? इसका मतलब ये रोज आते हैं, आज भी आए। अगर ये कल नजर आए ना तो हमारा तो कोई जान पहचान वाला है नहीं, बाहर निकलने को हमारा दिल नहीं करना, जितनी ठंड है भाई मैं तो नहीं जा सकता बाहर। खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, जब तक दोस्त नहीं आता क्या ख्याल है कल इनको क्यों ना बुला लिया जाए और इनसे जरा दुआ सलामी कर ली जाए। पाशा बोला, हाँ इसमें हर्ज क्या है, जरा गपशप कर लेते हैं। अगले दिन जब वो आते हुए नजर आए तो पाशा ने दरवाजा खोला। दरवाजा क्या खोला, उस घर के अंदर जहां पे 2 दिन से रहते हुए उसको हमने हर वक्त गर्म करके रखा हुआ था, ठंडक का बिल्कुल एहसास ही नहीं था। नॉर्मल कपड़े हमने पहने हुए थे क्योंकि बाहर की वो ठंडी यख बस्ता हवाएं अंदर नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही पाशा ने दरवाजा खोला, ऐसी ठंडी यख हवा अंदर आई कि फिर से जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई। पाशा उनके साथ खड़ा होकर कुछ बातें कर रहा था और मैं खिड़की के पास बैठा देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो आगे की तरफ चले गए और पाशा अंदर आ गया। क्या हुआ? वो बोला, हाँ वो मान गए हैं, वो कहते हैं लेकिन अभी नहीं, अभी हम पहले वॉक करेंगे। अपनी वॉक करके जब वापस आएंगे तो ज़रूर तुम लोगों के पास बैठेंगे। अरे गुड हो गया, चलो। मैं तो समझा था शायद वो चले गए हैं, तुम्हें अकेला देख के मैं तो परेशान हो गया था कि नहीं माने। अब हम इंतज़ार करने लगे, करने को कुछ था ही नहीं। मुसलसल मैं था, पाशा था और हमारा कुत्ता टॉम। 2 घंटे बाद वो वापस आते दिखाई दिए। दूर से ही उनको देख लिया और वो सीधे हमारे घर की तरफ आए। पाशा ने दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया और आगे से हट गया। उनका दोनों का रवैया सर्द था, वरना गर्मजोशी से कोई हाथ मिलाता है। उन्होंने कोई हमसे हाथ नहीं मिलाया। वो अंदर दाखिल हो गए और मुझे उन्होंने हाय हेलो किया बगैर हाथ मिलाए। कोई लोग हाथ मिलाना पसंद करते हैं, कोई लोग नहीं मिलाते। उनका रवैया ऐसा था कि उन्होंने हाय बोला, मैंने भी उनको हाय बोला। उनको बैठने के लिए कहा, वो बैठ गए। उनसे कॉफ़ी का पूछा तो उन्होंने कहा नहीं थैंक यू, हमें कॉफ़ी नहीं पीनी। यूं बातों का उनसे आगाज हुआ। हमने उनको तारुफ कराया कि हम नए हैं, हमारा दोस्त हैं।
और वो बस आने ही वाले हैं, तो और यहाँ पे कोई जानने वाला है नहीं, तो सोचा आप लोगों को ही रोक लेते हैं, क्योंकि हम तो इस सर्दी में बाहर नहीं निकल सकते, हमारा तो कबाड़ा निकल जाएगा इस ठंड की वजह से। तो आते जाते आपको देख रहे थे तो सोचा चलें आपसे ही दुआ सलाम कर लेते हैं, दूसरा तीसरा दिन है, बोलने के लिए कोई है ही नहीं, तो आपसे गपशप हो जाएगी। वो बोले अच्छा तुम लोग यहाँ पे नए हो, मेहमान हो? हमने कहा हाँ हम मेहमान हैं। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ हम यहीं पे रहते हैं। मैंने पूछा जितनी बाहर ठंड है, मैंने किसी और को वॉक करते हुए या किस तरह घूमते फिरते नहीं देखा। मार्केट में लोग जाते होंगे, मजबूरी में जाते होंगे, लेकिन जिस तरह आपकी मोहब्बत, आपका प्यार देखा और जाते हुए देखा, और इस ठंड में, क्या वाकई यहाँ के लोग ठंड में इतने आदी हो जाते हैं, उनको ठंड नहीं लगती? और सॉरी, मेरा नाम फैसल है और ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने आपको रोका, इनका नाम पाशा है। यकीनन मेरा मतलब यही था कि वो भी अपना तारुफ करा सकें। और जब मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने अपना नाम आगे से बताया कि मेरा नाम बोरस है और ये ईवा हैं मेरी बीवी। मेरी उम्र 80 साल है और मेरी बीवी की उम्र 75 साल। और जहां तक प्यार की बात है, हाँ हम आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपका घर बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ से जब गुजरते हैं, इस घर को देखते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं कि अंदर से शानदार होगा। और अभी अंदर देख रहे हैं तो वाकई ये शानदार घर है, बहुत खूबसूरत घर है आपके दोस्त का। तो आप कहाँ पे रहते हैं? हम आजकल तो हम बस एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। जो पिछला हमारा घर था वो हमने छोड़ दिया है। क्यों, मैं पूछ सकता हूं क्या हुआ? वो कुछ देर खामोश रहे और फिर मेरे तरफ देखकर बोले, क्या आप बदरूहों पे यकीन रखते हैं कि बदरूह भी होती है? हाँ, मैंने कहा होती हैं, लेकिन कभी मेरा पाला नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते इनको, लेकिन बहुत सारी छुपी हुई मखलूकात तो हैं। लेकिन क्या वाकई आपका पाला पड़ा है? मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था। जिन, भूत, बदरू, आत्माएं, चुड़ैलें, इनमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने इस अंदाज में उनसे पूछा कि वो समझ गए कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसको बहुत ज़्यादा जुनून है। मैंने कहा हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप बताएंगे, कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। वो बोले, हम जब इस गांव में शिफ्ट हुए तो हमें किराए के लिए एक घर चाहिए था। जिस शख्स ने हमें ये मकान दिखाया वो माले के मकान था। पता चला कि इस गांव के अंदर ये बड़ा सा मकान खाली है, जिसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, अलग थलग बना हुआ था, लेकिन काफी बड़ा मकान था। अलेक्जेंडर से उस मकान की सारी बातचीत हो गई और उसने उस मकान की चाबी हमारे हवाले कर दी। हम दोनों मियां बीवी उस मकान में जैसे ही दाखिल हुए तो मेरी बीवी एवा को महसूस हुआ कि घर सिर्फ अलग थलग नहीं है, इसकी पुर इसरारियत सी है, इसकी फिजा के अंदर एक अजीब सा माहौल है। उस मालिक मकान ने हमसे कहा था कि पूरा घर आपके हवाले है। एक कमरा जिसमें उसने अपना सामान वगैरह रखा हुआ था वो उसने बंद रखा था कि इसमें मेरा सामान वगैरह है। आप 2 लोग हैं, कई कमरे हैं, तय खाना भी है, ऊपर भी 3-4 बेड हैं, एक कमरा आपकी जरूरत नहीं है। हमने भी कुछ खास ना कहा, एक कमरे से क्या होता है, बाकी पूरा घर हमारे हवाले था। हम जब उस घर में शिफ्ट वगैरह हो गए तो उस रात, पहली रात थी, मेरी बीवी को नींद नहीं आ रही थी। यकीनन जब आप पहली दफ़ा एक नए घर में शिफ्ट हों, बेशक किराए पे ले चुके हों, तो आपको नींद नहीं आती। मेरी बीवी बिस्तर पर जाग रही थी कि मैं सो गया था, तो वो कहती हैं ऐसी आवाज़ आई जैसे छत पे कोई चल रहा हो। चौंकना बनता था। मेरी बीवी ने फौरी तौर पे जैसे महसूस किया कोई छत पे चल रहा है, मुझे फौरी तौर पे जगा दिया। मैं नींद से जाग गया। मैंने कहा क्या हुआ एवा? उसने कहा ऊपर से कोई आवाज़ आई है।
मैंने कहा किस चीज़ की? उसने कहा किसी के चलने की। मैं हंस पड़ा। एवा, ऊपर बर्फ होती है, बर्फ पे कौन जा सकता है? और इन घरों की जिस तरह की छतें बनी होती हैं वो उल्टा वी शेप में होती हैं। यहां कोई भी नहीं जा सकता, ना कोई रास्ते होते हैं, तो तुम भी जानती हो। और रात के इस पैर कौन होगा? तुम्हें डरने की आदत है ना हमेशा से। और मुझे पता था एक बड़ा घर भी है, इसके कमरे भी बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी खुला है, काफ़ी बड़ा है। 3-4 कमरे इस साइड पे हैं, 3-4 कमरे इस साइड पे हैं, नीचे तय खाना भी है। तो मैं पहले ही जान गया था कि तुम डरोगी, तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा चलें, मान लेते हैं ऊपर कोई छत पे चल रहा है, तो अब आवाज़ क्यों नहीं आ रही? चलो खामोश हो जाते हैं, आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, शायद बोलने की वजह से ना आ रही हो। मैं कुछ देर खामोश हो गया। सिवाय खामोशी के कुछ भी नहीं था। एवा, क्या तुमने कोई आवाज को सुना? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे भाई, कौन है छत पे? अगर कोई है तो बोलो ना। मेरी बीवी ने तुम्हारी आवाज सुनी है ऊपर छत पे चलने की। हाँ हाँ, वो आवाज आई, वो आ गई। और मैंने कहका लगा दिया। मैं छेड़ रहा था अपनी बीवी को कि सुन लिया, कहां है आवाज? कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। चलो अब तुम सो जाओ। पहले तुम सोओगी, जब तुम्हारी आंख लग जाएगी तो उसके बाद मैं सोऊंगा, ठीक है? एवा को मैंने सुलाने की कोशिश की थोड़ी देर तक, आखिर एवा सो गई। जब मैंने देखा वो सो चुकी है तो फिर मैं भी सो गया। सुबह उठे, हमने पूरे घर को साफ वगैरह कर लिया था, उसके जाले वगैरह भी साफ कर लिए थे, बंद पड़ा हुआ था। अलेक्जेंडर ने बताया था कि बहुत बड़ा गांव तो है नहीं, छोटा सा गांव है, किसी को मकान बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हैं भी सही मकान किराए पे तो 2-3 ही होंगे। वो भी इसलिए कि किसी ने खास किराए के लिए नहीं बनाए हुए। अगर किसी का कोई इजाफी मकान है तो वो किराए पे दे देता है, वरना बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। हमें उस घर में रहते हुए 2-3 दिन हो गए थे। मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन एक शाम को एवा बोली, बोरिस, इस घर में कुछ है। तुम समझोगे मेरा वहम है या मैं डर रही हूं। मेरा वहम नहीं है, मेरा यकीन मानो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़ बाबा? क्या महसूस हुआ है तुम्हें? वो बोली, वो कमरा जो मालिक के मकान ने बंद रखा हुआ है, जब आज तो मार्केट गए हुए थे, मैं उस कमरे के आगे से गुजरी हूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे एक ठंडा हवा का झोंका उस कमरे के अंदर से आया हो। वो इतना ठंडा हवा का झोंका था कि मैं एकदम से कपकपा गई। मैंने कहा, हो सकता है उस कमरे के पीछे कोई खिड़की हो, खुली हुई हो, हमें क्या पता उस कमरे की शेप कैसी है। तो एक ठंडे हवा का झोंका आना, इसमें ऐसी कौन सी बात है? एक तो आम सी बात है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस कमरे के आगे से गुजरते हुए जब एक ठंडा यख हवा का झोंका मेरे वजूद से आके टकराया तो मेरे जिस्म के अंदर भी कपकपाहट सी पैदा हो गई। बहुत ठंडी यख हवा थी। क्या यहां से कोई हवा आती है? पीछे कोई खिड़की, कोई रोशनदान, क्या कुछ ऐसा खुला है जिससे वेंटिलेशन होके ठंडी यख बाहर की हवा अंदर आ रही है? क्योंकि यहां पे तो पता है रोशनदान हर वक्त आग से जलता रहता है, गर्माइश ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते, सो नहीं सकते। लेकिन उस रात मेरी आंख खुल गई। एवा तो सो रही थी। मैंने घर के अंदर किसी के चलने की आवाज को महसूस किया। इस घर के अंदर कोई चल रहा था। दूर दूर तक कोई आबादी तो है नहीं, तो फिर कौन था जो घर के अंदर चल रहा था? मेरे दिमाग में आया, क्या कोई घर के अंदर घुस आया है? क्या यहां पे चोरी भी होती है? क्या यहां पे चोर भी आते हैं? मैं तो अलेक्जेंडर से पूछ नहीं सकता मालिक मकान से। कहीं ऐसा ना हो कि वाकई कोई बाहर से चोर घुस आया हो। पहले ये घर बंद पड़ा था, अब क्योंकि लोगों को पता लग गया है, ये आबाद हो गया है, लोग इसके अंदर रहते हैं, उनका सामान भी होगा, तो मुझे उठ के देखना चाहिए। मैं उठकर गया और सारे घर को छान मारा, लेकिन कहीं पे मुझे कुछ भी नजर ना आया। जब मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा
तो एवा बिस्तर से उठकर बैठी हुई थी, घबराई हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोली आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? मैं उसको नहीं बताना चाहता था। तो मुझसे बोली वो जो सामने वाला कमरा है उसका दरवाजा खुला है और एकदम से बंद हो गया है। मैंने कहा अच्छा तुम डरो मत, तुम्हारा वहम होगा, मैं अभी देखता हूं। क्योंकि मैं तो उसी चोर की तलाश में था कि अगर कोई घुसा हुआ है, अगर सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और बंद हुआ है तो यकीनन वो इसी में घुसा होगा। मैं सीधा उसी के अंदर चला गया। लालटेन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं पूरे कमरे को चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। मैं वापस आया, मैंने कहा वहां पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन वो बोली दरवाजा तो खुद ब खुद खुला है और बंद हुआ है। मैंने कहा मैं चेक करता हूं कहीं पे कोई खिड़की या विंडो इसकी ना खुली रह गई हो। उसको मुतमईन करने के लिए खैर मैंने उसको मुतमईन तो किया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुई। अब मुझे एक बात तो खटक गई थी कि मैंने किसकी चलने की आवाज सुनी, क्या कोई छुप गया है? एवा तो शायद सो गई, उस रात मैं सो नहीं सका, सुबह तक जागता रहा कि क्या कोई फिर खटका होता है, फिर किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन कोई भी चलने की आवाज नहीं आई। सुबह हो गई, मैं लेटा रहा। एवा ने मेरे लिए नाश्ता वगैरह बनाया और मैंने उसे बताया कि बस रात थोड़ी सी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जरा लेट तक सोया रहा हूं। एक हफ्ते बाद जब हम अपने घर से निकलने लगे, इसका जो मेन दरवाजा है, इस मेन दरवाजे से दाखिल हों तो एक रास्ता पीछे की तरफ जाता है। पीछे भी एक कमरा बना हुआ है जिसकी तरफ हम नहीं गए थे, वो हमारे किसी इस्तेमाल का नहीं था। मालिक मकान ने बताया नहीं उस कमरे के बारे में, लेकिन हम उसको देख चुके थे। उसके लिए गरमाइश रखना, उस कमरे में आतिशदान है या नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं थी। वो वैसे भी घर की पीछे वाली साइड पे था, इसलिए हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। एक दिन हम सुबह उठे तो क्या देखते हैं, एक बूढ़ी सी औरत पीछे की तरफ जा रही है। एकदम से एवा की जैसे उस पर नजर पड़ी, वो भागती हुई अंदर आई और मुझे कहती है जल्दी से अंदर आओ, भूत आ गया है। मैं एकदम से खड़ा हुआ, उसकी हालत को देख के परेशान हुआ, भागता उसके साथ गया और जैसे ही पीछे गए तो वो बूढ़ी अभी कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन उसको देख के एक दफा मेरे जिस्म के अंदर भी झुरझुरी आ गई। मैंने कहा ये कौन है, कौन हो तुम, और हमारे घर में क्या कर रही हो? उस बूढ़ी ने जो कमरे में दाखिल हो रही थी मेरी आवाज को सुन के रुक सी गई थी और जैसे ही मुड़ी मेरी तरफ तो उसको देख के मैं हैरान रह गया। बहुत बूढ़ी थी वो, शायद उसकी उम्र 100 साल के करीब होगी। उसका जिस्म ढांचा सा बन चुका था, बहुत कमजोर हो गई थी। सर के बाल सारे के सारे सफेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था। वो बोली मैं भी इसी घर में रहती हूं, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा भी घर है। तो तुम अंदर कैसे आई हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया है? दरवाजा तो बंद है। तुम्हें अलेक्जेंडर ने बताया नहीं? उसी ने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दी हुई है। वही तो मेरा ख्याल रखता है, वही तो मुझे ये घर में रखने की इजाजत देता है। अलेक्जेंडर हमारे मालिक का नाम था, हम उसको जानते थे, लेकिन क्या उसने ये कमरा अगर उसको दे रखा है हमें बताया क्यों नहीं? मेरी बीवी बोली मुझे तो ये कोई भूत लग रही है। इतनी आहिस्ता से बोलने के बावजूद उस बूढ़ी के कान बहुत तेज थे, उसने सुन लिया और कहा भूत? हाँ भूत ही तो हूं, इतनी उम्र हो गई है इस घर में रहते रहते, और वैसे भी तो इस गांव में भूत ही तो भूत हैं, हर जगह पे तो भूत हैं। मैं नहीं डरती भूतों से, मैंने भूतों को कह दिया है अभी तो जिंदा हूं, लेकिन हां तुम्हारे से वादा करती हूं जैसे ही मरूंगी तुम्हारे साथ जाकर मिल जाऊंगी, पर अभी तो जिंदा रहने दो, अभी तो वजूद में जान बाकी है। जैसे ही इस बूढ़ी हड्डियों वाले जिस्म से रूह निकलेगी तो फिर तुम्हारी तरह ही बदरूह बन जाऊंगी। अभी तो जिंदा हूं, अभी तो जिंदा हूं।
वो दोनों हक्का बक्का उसे देख रहे थे कि वाकई ये तो बदरू ही लग रही है, लेकिन वो बदरू नहीं है कि इंसान थी, लेकिन जितनी बूढ़ी हो चुकी थी, जिस्म जैसे हड्डियों का ढांचा बन गया था। वो हैरान और बहुत ही अजीब से खड़े उसको देख रहे थे। और फिर वो बूढ़ी बोली, अभी मैं जिंदा हूं, अलेक्जेंडर ही मेरा ख्याल रखता है, बाहर नहीं जाती मैं, वही आएगा, मुझे खाना सामान सब कुछ दे जाएगा, ख्याल रखता है मेरा। ये कहा और कमरे में चली गई। हमें पता तो था कि पीछे की तरफ एक कमरा है, लेकिन हम उसकी तरफ गए नहीं थे। इस घर को संभालना, उसका ख्याल रखना, बर्फ से ढका हुआ घर जो इतना सर्दी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो, तो इतने बड़े घर में जहां 2 लोग रह रहे होते हैं, सिर्फ वो अपनी जरूरत के लिए कमरों को ही सेट करते हैं, हर जगह पे तो आप आ जा भी नहीं सकते। लेकिन हम चौंक से गए थे इस बात के बाद। लेकिन उस रात जब हम अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे, दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, तो बाकायदा 2 कमरों के दरवाजे जो मुख्तलिफ सिमत में थे, वो इतने जोर से ठा ठा करके खुले कि हम दोनों जाग गए। वो इतने जोर से खोले गए थे, दोनों मुख्तलिफ सिमत में थे। एक लेफ्ट वाली साइड का कमरा था और एक दूसरी साइड वाली राइट साइड वाला कमरा था। इससे पहले कि मैं बीवी को दिलासा देता या कोई बहाना बनाता या उसको कवर करता, मेरे पास खुद अल्फाज नहीं थे। एक दरवाजा उस सिम से बजा है, एक दरवाजा उस सिम से खुला है। एवा मेरी आंखों में देख के इस तरह सवाल कर रही थी कि ये क्या है, और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था कि उसी वक्त हम दोनों ने देखा जैसे कई कदमों की आवाजें हों और वो 10-10 भागते फिर रहे हों घर के अंदर। वो इतनी क्लियर और इतनी जोर जोर से आवाजें थी कि हम भी डर गए। एवा खौफ से मेरे साथ चिपक गई। दरवाजे एकदम से खुले और एकदम से बंद हो गए, और वही दरवाजा जिसके बारे में उसने कहा था कि वो बंद रहेगा, उसकी आपको जरूरत नहीं है, उसका दरवाजा तो इतने जोर से खोला गया जैसे उसको तोड़ ही दिया जाएगा। वो इतने जोर से उसको खोला कि हम दोनों ही डर गए। जो पहले दरवाजे खुले थे उनका इतना जोर से नहीं खोला गया था, इसको तो तोड़ने वाले अंदाज में खोला गया। हमारा झटका निकल गया। और उसके बाद उस घर में उस रात जो कयामत उठती रही, भागों भाग कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हम इस इंतज़ार में थे कि बस सुबह हो और यहाँ से निकलें और भागें और तौबा करें कि दोबारा कभी इस घर में नहीं आएंगे। उधम सा मचा रहा उस घर में, कभी कोई दरवाज़ा, कभी कोई खिड़की, कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी भागने की अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती रहीं। पता नहीं कैसे हम जिंदा बच गए। और जब सुबह हुई तो हमने फौरी तौर पे उस घर से तौबा की और उसको हमेशा के लिए खैर बात कह दिया कि अब हम दोबारा यहां इस घर में कभी नहीं जाएंगे। और मालिक की हमें समझ लग गई थी कि उसने हमें झूठ बोला था। बूढ़ी औरत भी पीछे वहीं पे रहती थी, इसलिए हमने वो घर छोड़ दिया। मालिक मकान से काफ़ी तकरार हुई, काफ़ी बहस हुई, लेकिन वो नहीं माना। हमने वो छोड़ दिया। अब हम एक और जगह पे रहते हैं। अब पूरे गांव को पता है कि वो घर भूतिया घर है, वहां पे बदरूहें रहती हैं। घर तो वो शानदार था, बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा था, लेकिन बदरूहों ने हमें रहने नहीं दिया। अब हम एक और घर में रहते हैं। बस शाम होती है, थोड़ा वॉक करते हैं और चले जाते हैं। बस जिंदगी के दिन है जो हम गुजार रहे हैं। एक दूसरे का साथ है, इसलिए जो तुम लोगों को लगा कि हम हाथों में हाथ दे के फिर रहे हैं, हम बस चाहते हैं कि इसी तरह एक दूसरे के हाथों में हाथ हो और मौत आ जाए। एवा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं एवा से बहुत प्यार करता हूं। अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। बूढ़े हैं ना, अकेले रहते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। एवा उठकर खड़ी हो गई और बोरस भी उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने हमें खुदाफिज भी नहीं कहा और कहा चलते हैं, और दरवाजे की तरफ गए। जल्दी से पाशा ने उनके लिए दरवाज़ा खोला और दोनों बाहर चले गए। पाशा बोला, अरे भाई ये कैसी कहानी सुना के गए हैं। और मैं जो कुछ देर उनके जाने के बाद सोचों में गुम था, एकदम से बोला, कहानी नहीं सुना के गए, चैलेंज करके गए हैं। क्या मतलब?
बादशाह बोला, अरे मौका मिल रहा है भूत देखने का। उन्होंने बताया है उस घर में बदरूहें हैं, उस घर में भूत हैं। अरे हम भी तो देखें भूत कैसे होते हैं, बदरूहों से हम भी तो मिलके देखें। बादशाह बोला, यार तेरा दिमाग ठीक है? मैंने कहा क्यों, डर गया? अरे तू डर गया ना तो चल ठीक है, तू ना जाई, तू इसी घर में रही टॉम के साथ, मैं जाऊंगा। ओ टॉम कहाँ है? टॉम, उसने भी देखा वो शायद बाहर चला गया था, काफी देर से वो बाहर फिर रहा था। भाई कमाल है, हम इंसानों को तो इतनी ठंड लगती है, देखो ना उन बूढ़े बूढ़े को ठंड लगती है ना टॉम को ठंड लगती है, काफी देर से गुम है, हमें पता ही नहीं है। पाशा उठ के बाहर गया, उसको ढूंढता रहा, आवाजें देता रहा, और थोड़ी देर के बाद उसको ढूंढ के ले आया, जो एक जगह पे बैठा हुआ था, बाहर ही बैठा हुआ था। हाँ पाशा तुम फिर यहीं रहना, मैंने वहीं से बात को शुरू किया, मैं जरा घर देख आता हूँ। बोला, अरे भाई अब मैं इतना भी बुज़दिल नहीं हूं कि मैं भूतों से डर जाऊं। हाँ ठीक है, मुझे शौक नहीं है, लेकिन जाना है तो इकट्ठे जाएंगे, मैं डरपोक नहीं हूं। चल ठीक है, फिर पता करते हैं इसका मालिक कहां है। छोटी सी मार्केट थी, पहुंच गए। सॉरी, छोटा सा गांव था जो उन्होंने नक्शा बताया था उस घर का। उसको ढूंढते 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 एक जगह पे पहुंचे तो एक शख्स नजर आ ही गया। तो उसको सारा हमने नक्शा बताया कि उस जगह पे बना हुआ एक घर है और इर्द गिर्द आबादी नहीं है, वही सिर्फ एक किराए के लिए खाली है। क्या आप जानते हैं? उसने कहा हाँ। वो यहाँ से सीधा जाओगे तो आगे मुड़ोगे तो उस तरफ है, वही एक घर का है जो किराए के लिए खाली है, उसका बोर्ड भी लगाया हुआ है। और हमने उनको बताया था उसका मालिक अलेक्जेंडर है। उसने कहा मैं जानता हूँ, अलेक्जेंडर का घर वहीं पे है। तो ये अलेक्जेंडर कहाँ पे मिलेगा? उन्होंने कहा अलेक्जेंडर, उसकी मार्केट के अंदर दुकान है। वैसे तुम ये घर क्यों लेना चाहते हो? ये तो बड़ा भूतों वाला घर है, यहां पे तो भूत रहते हैं, बदरूहें रहती हैं। हमने कहा हमें भी तो देखना है, घर में रहना है, आप खैर हमें अलेक्जेंडर का बताइए। उसने हमें दुकान का बता दिया। अलेक्जेंडर के पास पहुंच गए, अलेक्जेंडर को बताया कि आपका घर किराए पे लेना है। उसने कहा मैं आपको घर खुशी से किराए को देने को तैयार हूं, आप मेहमान हैं या मुस्तकिल रहने आए हैं? हमने उनको तारुफ कराया कि हम दोस्त हैं, हमारा उनके मेहमान हैं, कुछ टाइम के लिए आए हैं, फिर हमने चले जाना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस घर में भी एक दो रातें गुजारें। वो बोला मुझे खुशी होगी, आप जब तक रहना चाहें मैं चाबी आपको दे देता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, हमारी दुश्मनियां हैं। हमारे दुश्मनों ने इस घर को भूतिया मकान मशहूर कर रखा है कि यहाँ पे भूत रहते हैं, बदरूहें रहती हैं, आत्माएं रहती हैं, जिन भूत रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती रही है जो मर चुकी है अब। वो गरीब थी, उसका कोई घर नहीं था। मेरा अपना बहुत बड़ा जाती घर है। मेरे ससुर ने ये घर अपनी बेटी को दिया था। अब हमें तो नहीं चाहिए था, मेरा तो अपना बहुत बड़ा घर है, तो अब ये घर खाली पड़ा हुआ था। मेरी ख्वाहिश थी कि इसको बेच दूंगा, लेकिन एक बूढ़ी औरत जब यहां रहने के लिए आई तो उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, तो मैंने उसको रहने के लिए वो घर का एक कमरा दे दिया था। पीछे वाला एक कमरा था, उसमें वो रहती रही है, लेकिन फिर वो मर गई। घर काफी अरसा बंद पड़ा रहा, तो लोगों ने पता नहीं क्या से क्या बातें कर करके उसको डरावना कर दिया। मालिक मकान बोले जा रहा था और मैं उसकी शक्ल की तरफ देख रहा था कि उसके बाद जो भी रहने के लिए आया वो डर कर भाग गया। आपके दिमाग में पहले से डाल दिया जाए ना कि यहाँ पे जिन हैं, भूत हैं, रूहें हैं, आप उस घर में जाते हैं तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती है। मैं खुद उस घर में रहता रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। जिन, भूत, चुड़ैलें, बदरूहें कुछ होती तो मुझे भी नज़र आ जाती। अब मैं दो दो घरों में तो रहने से रहा, मेरा अपना घर इतना बड़ा है, शानदार बना हुआ है, मैं उसको छोड़ के इस घर में आके रहूं, ये भी तो कोई तुक नहीं बनती। तो मैं इसको बेचना चाह रहा हूं। आप रहना चाहते हैं, आप मुस्तकिल रहें, बल्कि मुझे खुशी इस बात की होगी मैं लोगों को बता सकूंगा कि ये देखो ये भी तो रह के गए हैं। आप जिस तरह आए हैं मुझे लगता है आप डरने वाले नहीं हैं, आप बहुत बहादुर हैं, आप रह सकते हैं। उसने खैर चाबी मेरे हवाले कर दी। अब पाशा ने कहा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा प्रोग्राम क्या, आज रात को ही हम शिफ्ट होंगे। वो बोला अगर यार आज की बजाय हम कल सुबह क्यों ना चलें? कल सुबह चलेंगे, बाहर तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश है बाहर।
और बारिश में जिन्नात भी कहानी सुनते हैं, खटका भी करते हैं। पाशा बोला तो हम कल सुबह ही क्यों ना चलें, घर पूरा अच्छी तरीके देख भी लेंगे और रह भी लेंगे। मैंने कहा क्यों, डर गया? अरे यार तू बार बार मुझे डरने के ताने क्यों मार रहा है? मैं नहीं डरा, तुझे कहा तो है, चल आज ही चलते हैं। हम तीनों, मैं, पाशा और टॉम, उस घर में पहुंच गए। उस घर को हमने जैसे ही खोला तो मैं चाहता था कि पहले हम उसी कमरे की तरफ जाएं जहां पे वो बूढ़ी रहती थी, लेकिन मैंने कहा उसको हम सुबह देखेंगे। हमने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो वाकई कई अरसे से बंद घर था। तो एक बंद घर की जो एक हमक सी होती है, महक सी होती है, वो उस महक ने हमारा इस्तकबाल किया। आतिशदान में लकड़ियां मौजूद थी। जाते ही हमने सबसे पहले आतिशदान में आग जलाई। लालटेन की रोशनी में हम आग के बिल्कुल सामने बैठे थे कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर के अंदर जहां हर तरफ उस ठंडी यख हवा ने कब्जा जमा रखा था, पूरा घर ठंड से भरा हुआ था। हम इंतजार में थे कि आतिशदान में जलती हुई ये लकड़ियां घर को गर्म करना शुरू कर दे। और आग के शोले जूं जूं बुलंद होते जा रहे थे, आग के करीब बैठे हुए एक हरारत जो हमारे जिस्म को पहुंच रही थी, हमें सुकून मिल रहा था। और थोड़ी देर के बाद वो हालनुमा कमरा काफी गर्म हो गया। अपने वजूद को हरारत देने के बाद हमने उस लालटेन की रोशनी में इर्द गिर्द देखा तो ये काफी बड़ा हालनुमा कमरा था, लेकिन उतना खूबसूरत नहीं था जितना हमारे दोस्त खालिद का घर था, लेकिन बहुत बड़ा और पुराना बना हुआ था। इसकी दीवारें बोसीदा सी थीं। उस घर का वहीं पे बैठे बैठे बगौर जायजा लेते हुए मैं मजाक से बोला, हाँ भी पाशा, फिर जिन्नों से, भूतों से मिलने के लिए तैयार हो? पाशा बोला, आगे हैं तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन आतिशदान के सामने बैठे हुए मुझे लगा जैसे पाशा कुछ घबराया हुआ सा है। उसके चेहरे से अंदाजा होता था जैसे उसके अंदर कुछ खौफ सा है। मुझसे बोला, तो क्या अभी पूरे घर को देखना है? मैंने कहा हाँ, बस जरा वजूद के अंदर गरमाइश का एहसास आ जाए, उसके बाद फिर अभी सारे घर को देखते हैं। फैसल यार, क्या ये काम हम सुबह नहीं कर सकते? अब रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया है बहुत ज्यादा, तो ये काम हम सुबह के लिए रखते हैं। क्यों? पाशा डर गया? नहीं यार, मैं डरा नहीं हूं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। उसके लहजा बताता था, वाकई उसके लहजे में एक खौफ सा आ गया है। वो डर महसूस कर रहा था। मैं उससे बोला, यार डर मत, अगर तुझे डर लग रहा है तो टॉम के साथ यहीं बैठना, मैं लालटेन लेके जाता हूं, इधर उधर कमरों को देखता हूं, और नीचे एक तहखाना भी तो है ना, उसको भी जाके देखता हूं। वो बोला, नहीं ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे अकेला जाने दूं? अगर तू सुबह तक रुक सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर अभी ही देखना है तो चल चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। उसका अंदाज बताता था जैसे वो जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी खातिर वो तैयार हो गया है। मैंने उसे कहा, यार जरूरी तो नहीं है ना जिन, भूत और इस तरह की कोई मखलूक हो। तू जानता है ना, लोग इस तरह की बातें फैला देते हैं और फिर इंसानों को वाकई वो चीजें नजर भी आनी शुरू हो जाती हैं, जैसा कि वो अपने दिमाग के अंदर एक खाका सा बना के आया होता है। वो बोरस और उसकी बीवी एवा ने जो कहानियां सुनाई हैं, जिसमें वो बूढ़ी का जिक्र कर रहे थे, ये वो कर चुके थे, जो मर चुकी है, ये बातें इंसान जब सोचता है ना, उसके दिलो दिमाग में खौफ सवार हो जाता है, तो खुद ब खुद उसको सब कुछ ये महसूस होता है। ऐसा होता नहीं है। चल आजा, चलते हैं। लालटीन हम दोनों ने उठा लिए। टॉम भी जो नीचे बैठा हुआ था उठकर खड़ा हो गया। हम जैसे ही उस हालनुमा कमरे से
एक और दरवाजे में दाखिल हुए तो हमने देखा हमारे साथ जैसे ही टॉम दाखिल हुआ था, हमारा कुत्ता जैसे ही हमारे आगे बढ़ा तो एकदम से उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकलनी शुरू हो गई, जैसे कुत्ता अजीब सा कूं 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 आवाज़ें निकालता है। अजीब सी वो आवाज़ें निकाल रहा था। ए टॉम टॉम, और वो एकदम से पीछे हटना शुरू हो गया, जैसे किसी को देख रहा हो और हट रहा हो, और एकदम से पीछे की तरफ गया। अरे इसे क्या हुआ है भाई, मैं बोला। तो पाशा बोलता है, जानवरों को ये सलाहियत दी हुई होती है अल्लाह ने कि ये चीज़ों को देख लेते हैं। कुत्ता और बिल्ली इस मखलूक को देख लेती है, पता नहीं इसको शायद कुछ नज़र आ रहा हो। अरे क्या हो गया पाशा, तू अभी से परेशान हो गया, कुछ नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं है यार, जानवर है वो, वैसी ही आवाज़ें निकाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए टॉम टॉम, मैं उसको बुलाना शुरू हो गया। मैंने उसको 2-3 दफ़ा जब बुलाया, गुस्से से डांटा, तो वो डरता था, मेरा पालतू कुत्ता था, भागता हुआ मेरे पास आया, मेरी टांगों से लिपटना शुरू हो गया, और मैंने कहा चल कम ऑन। हम आगे बढ़े, लेकिन वो अब मेरा कुत्ता बिल्कुल मेरी टांगों से चिपका हुआ चल रहा था, जैसे कोई डर सा गया हो। एक हमने कमरे का दरवाज़ा खोला, काफ़ी अरसे से वो बंद कमरा था, उसकी दीवारें बोसीदा सी, अजीब सी एक महक सी उस कमरे के अंदर बंद सी। दरो दीवार को हमने देखा और लालटेन की रोशनी में हम उस कमरे को देख रहे थे कि हाँ बंद है। और एक जब घर पहले से मशहूर हो कि ये हॉन्टेड है, इसमें जिन्नात हैं, बदरुएं हैं, तो फिर आपको डर तो लगता है कुछ नहीं। हमने उस पूरे घर को इधर उधर देखा, उस कमरे को सारा जायज़ा लिया, कुछ भी नहीं था। फिर हम चलते हुए और आगे बढ़े। अभी हम एक घर की एक सिमत की तरफ जा रहे थे, इसकी 2 सिमतें थी, 2-3 कमरे एक सिमत में थे, 2-3 कमरे दूसरी सिमत में थे। हम चलते चलते कमरों को ऐसे खोलते, हर कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। जैसे ही उस लालटेन की रोशनी में हम अंदर दाखिल होते, लालटेन की वो रोशनी उस कमरे को जगमगा देती। उस रोशनी की किरणें जहां जहां तक उस कमरे की दरो दीवार पे पहुंचती, हम उसको लालटेन को ऊपर किए देख रहे थे। लेकिन अभी तक उस घर में कुछ भी नहीं था, सिवाय अंधेरे के, सिवाय खामोशी के। इसी तरह देखते देखते 3 कमरे हमने देख लिए, कुछ भी महसूस ना हुआ। उसी लम्हे हमारे टॉम ने फिर से एक अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर दी। उसने इससे पहले कभी ऐसी आवाजें नहीं निकाली थी। मैं भी उस वक्त चौंक सा गया। जब हम दीवार के पास खड़े हुए एक फर्नीचर को देख रहे थे जो पुराने दौर का था, तो टॉम सामने वाला दरवाज़ा जिससे हम दाखिल होकर इस कमरे में आए थे, उसी कमरे के दरवाजे की तरफ देख के अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। और उसका चेहरा बताता था, आवाज़ की लर्जिश बताती थी, कपकपाहट बताती थी, वो खौफजदा है, अजीब सा कूं 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 अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। अब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ इसको, ये क्यों इस तरह कर रहा है। पहले तो उसने ऐसा कभी रवैया नहीं अपनाया। खैर, हम इस कमरे से निकल के आगे बढ़े तो हमें तय खाने का दरवाज़ा नज़र आया। वो दरवाज़ा टूट चुका था, शायद पहले कभी वहाँ पे दरवाज़ा था, लेकिन अब वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं था और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं। लालटेन हाथ में पकड़े मैंने कहा, नीचे चलते हैं। पाशा फिर से बोला, रुक जा यार, बस तेरी मान ली ना, कमरे देख लिए, बाकी सुबह देखेंगे, क्या जाना ज़रूरी है? वो डर गया था। मैंने कहा, यार क्या हो गया है पाशा, कूल डाउन, रिलैक्स, कुछ भी नहीं है यार, तू तो ऐसे ही डर रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कौन से जिन मिले हैं तुझे अभी तक? नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा, हम सुबह भी तो देख सकते हैं, रात हम गुजारेंगे, सुबह सारा घर देख लें, फिर अगली रात को देखेंगे। अच्छा ना यार, कुछ नहीं होता, चल बहस मत कर, आजा नीचे चलते हैं। अगर तुझे नहीं जाना, मैंने तुझे पहले कहा है, तू टॉम के साथ वापस वहां चला जाना, मैं नीचे जाता हूं। अच्छा चल ना, चल चल, मैं चलता हूं तेरे साथ, पाशा बोला तो मैं हंस पड़ा। मैंने जैसे ही उस लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी पे पांव रखा तो वो लकड़ी बहुत पुरानी सीढ़ी थी, वो लकड़ी चरचराहट पैदा कर रही थी, ऐसे जैसे बोसीदा होने के साथ साथ लकड़ी इतनी अजीब सी हो गई कि किसी लम्हे भी टूट सकती है। टूट तो नहीं सकती थी, लेकिन आवाज ऐसी थी। मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो हर सीढ़ी चरचरा रही थी और मेरे पीछे पाशा और टॉम भी आ रहे थे। लालटेन हाथ में पकड़े सीढ़ियों पे आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ मैं नीचे उतर रहा था। और जैसे ही
मैं बिल्कुल नीचे पहुंच गया तो उस फर्श के ऊपर मैंने जैसे ही पांव रखा तो एक मट्टी सी उड़ी। उस फर्श के ऊपर मट्टी की तह जम गई थी। जब मैंने नीचे देखा तो मेरे गले के अंदर एक मट्टी का एहसास हुआ और मुझे खांसी सी आई। तो वजह यह थी कि उस तहखाने में इतनी मट्टी थी कि बाकायदा पांव रखने से मट्टी धूल जो थी जमी हुई उड़ी और बाकायदा मेरे जूते के निशान बन गए उस धूल के ऊपर, उस मट्टी के ऊपर। और जब टॉम और पाशा भी नीचे उतर आए तो पहली दफा इस जगह पे खड़े हुए मेरे भी वजूद को ऐसे महसूस हुआ जैसे इस जगह का माहौल कुछ और है। ऊपर मुझे भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन यहां पे आते ही मुझे महसूस हुआ ये कुछ अजीब सी जगह है। इसकी महक, इसकी पुरअसरारियत, इसके अंदर कुछ खौफ है। कुछ ऐसी लहरें जरूर फैली हैं जो हमारे जिस्मों को टच हुई तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। लालटेन जल रहे थे। उन लालटेन की रोशनी में हम इर्द गिर्द का जायजा देख रहे थे और जाले यहां सबसे ज्यादा थे। लगता था इस तय खाने में आए हुए काफी अरसा हो गया है, जिसकी वजह से यहां पे जाले ही जाले थे। हम जाले हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे और हमारे कदमों के निशान थे। हम जहां जहां चल रहे थे वहीं हमारे जूतों के, टॉम के पैरों के निशान बन रहे थे। बाकी धूल ही धूल जमी हुई थी। इसी तरह देखते हुए फिर से मुझे एक दरवाजा नजर आया। मैंने उस दरवाजे को जैसे ही देखा, मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मेरा हाथ उस दरवाजे के हैंडल पे गया कि इसको घुमा के खोल सकूं तो एक अजीब सी हरकत की टॉम ने। मेरा कुत्ता टॉम कभी ऐसी हरकत नहीं करता था कि मेरे कुत्ते ने एकदम से अपना हाथ उठा के मेरे हाथ पे रख दिया। ट्रेंड कुत्ता था, मेरी आवाज को समझता था, मैं उसको जो भी बोलता था वो वैसा करता था, बाकायदा शेक हैंड करता था, हमसे हाथ मिलाता था। ट्रेंड कुत्ते होते हैं। तो उसने इस अंदाज में हाथ रख दिया मेरे हाथ के ऊपर जैसे वो कह रहा हो इस दरवाजे को मत खोलो। और जैसे मैंने देखा कि कुत्ता मुझे रोक रहा है तो मैं चौंक सा गया। पाशा बोल पड़ा, फैसल ना खोल, एक लिमिट होती है यार, तू अब ज्यादा कर रहा है। मेरी मान, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं, दरवाजे को मत खोल। इसका खोलना इतना ही जरूरी है तो सुबह खोल नहीं। महसूस तू भी कर चुका होगा यार, इस तय खाने में आके अजीब सी एक पुरअसरारियत सी महसूस हो रही है यार। दिल की धड़कन तेज हो गई है। सच है यार, यहां पे कुछ है। क्या तेरे दिल को कुछ महसूस नहीं हुआ? सच सच बता। वो हाथ जो मेरा उस हैंडल पे था मैंने पीछे हटा दिया, कुत्ते ने हाथ इस तरह मेरा पीछे कर लिया कि उसी लम्हे एक आवाज जो इतनी क्लियर थी जैसे दो शख्स जो भारी भरकम वजूद के साथ हों, वो इसी तय खाने में जहां पे हम खड़े थे उनके चलने की आवाज आई। और जैसे ही उस आवाज को मैंने सुना, पाशा ने सुना और हमारे साथ मौजूद हमारे कुत्ते ने सुना तो वो इतना डर गया कि मुझसे चिपक सा गया और उसके मुंह से मुसलसल एक आवाज निकल रही थी, अजीबो गरीब सी आवाज। कि उसी लम्हे जहां पे हमने एक भारी भरकम आवाज को सुना कि दो मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले लोगों की आवाज़ें थीं, तो उसी लम्हे हमारी आंखों ने जो मंजर देखा, हमारी लेफ़्ट साइड से भी और हमारी राइट साइड पे भी बाकायदा नंगे पाँव किसी के चलने के निशान बन रहे थे उस धूल, उस मट्टी के ऊपर जहाँ पे अभी तक सिर्फ मेरे पाशा के जूतों के और कुत्ते के पाँव के निशान थे। अभी हमारी आंखों के सामने ही इंसानी पाँव के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई चलता हुआ हमारे करीब आ रहा हो, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। और वो जो भी चलता हुआ आ रहा था वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चलने की आवाज भी क्लियर आ रही थी और पाँव के निशान भी धूल के ऊपर बनते जा रहे थे। अब शक की गुंजाइश नहीं थी। जिस काम के लिए हम आए थे, जिसको मजाक अभी समझ रहे थे, जहां नीचे उतर के मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी, वहां हमारी आंखों ने वो मंजर देख लिया था कि पाँव के निशान उसी के ही थे जो नजर नहीं आ रहा था। वो एक नहीं दो थे। जैसे ही पाशा ने भी उस पाँव को देख लिया, टॉम की हालत भी अजीब थी। पाशा बोला, फैसल जल्दी से ऊपर चलो, छोड़ दो इस जगह को, जल्दी से ऊपर चलो। और मैं भी
अब मज़ीद बहस नहीं करना चाहता था। मेरे अंदर भी एक घबराहट सी तारी हो गई थी, दिल की धड़कन तो पहले ही तेज़ थी। इस मंजर को देखने के बाद मैंने भी कहा चलो चलो चलो। हम दोनों जल्दी से ऊपर चढ़े। कुत्ता हमसे आगे आगे सीढ़ियों की तरफ गया। लेकिन उसी वक्त अभी हम जैसे ही सीढ़ियों पे चढ़े नहीं थे, तय खाने की सीढ़ियों के करीब ही पहुंचे थे कि हमसे पहले ही एक क्लियर आवाज़, जैसे कोई उस सीढ़ी पे चढ़ा हो, क्योंकि उस सीढ़ी पे चढ़ने से चरचराहट की एक आवाज़ आती थी। वो पुराने तख्ते जो लकड़ी के बने हुए थे उस सीढ़ी के, वो एक ऐसी चरचराहट की आवाज़ पैदा करते थे जैसे अभी टूटी के अभी टूटी, और हमारे चढ़ने से पहले ही कोई तेज़ी से ठक 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 करता हुआ उसके ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा था, जिसको हम देख नहीं सकते थे। लेकिन वो तख्ते, वो सीढ़ी के लकड़ी के बने हुए तख्ते ऐसी चरचराहट पैदा कर रहे थे जैसे हमसे पहले कोई भाग के ऊपर गया है। पाँव के निशान देख चुके थे और हमसे पहले ही कोई सीढ़ी पे चढ़ गया था। हम तीनों ऊपर तो पहुंच गए और पाशा की आवाज़ आई, निकलो यहां से। अब हम यहां रुकना ही नहीं चाहते थे, तो हम तीनों दौड़ते हुए उसी तरफ गए जहां पे ड्राइंग रूम था, और ड्राइंग रूम से बाहर वो दरवाज़ा जिससे निकल के हम बाहर जा सकते थे। लेकिन हम पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा क्रॉस करके गए, लेकिन जैसे ही आगे गए तो क्या देखते हैं, हम एक और कमरे में दाखिल हो गए हैं। कमरे के अंदर कमरा है, रास्ता नहीं मिल रहा। या तो हम हड़बड़ा गए थे, या हम घबरा गए थे, या क्या हो गया था कि हम जिस दरवाजे, जिस ड्राइंग रूम में पहुंचना चाहते थे कि ड्राइंग रूम में पहुंचे और वहां से हम दरवाजे की तरफ जाएं, जो मेन दरवाज़ा था, कोई ड्राइंग रूम ही हमें नज़र नहीं आ रहा। हम एक कमरे से निकलते हैं, दूसरे में पहुंच जाते हैं, उधर से भागते हुए एक और कमरे में जाते हैं, राहदारी से गुजर के जाते हैं। हम एक ऐसी भूल भुलैया में खोल गए थे, ऐसी भूल भुलैया पैदा कर दी गई थी कि हम बाहर ना जा सकें। और कुछ देर इस तरह दौड़ने के बाद पाशा बोला, नहीं, दरवाज़ा नहीं मिलेगा, दरवाज़ा नहीं मिलेगा, दरवाज़ा खो नहीं गया, दरवाज़ा हटा दिया गया है। हमें इस भूल भुलैयों में जान के भटकाया जा रहा है, हमें थकाया जा रहा है, हमें रुकना होगा। हम भागते भागते सांस चढ़ चुकी थी। और वाकई हम भूल भुलैयों में आ गए थे। इस रास्तों को, दरवाज़ों को जैसे हटा दिया गया था, ये घर नहीं एक भूल भुलैया बन गई थी। पाशा बोला, शायद ये रात हमारी ज़िंदगी की आज आखिरी रात होने वाली है। तुम्हारी इस मजाक ने हमें फंसवा दिया। तुम अपनी आंखों से देख चुके हो नीचे पांव के निशान, और हमसे पहले कोई ऊपर भागा है। अभी उसने इतनी ही बात की थी कि बाकायदा तौर पे हमारे पीछे वाला जो कमरा था उसका दरवाज़ा धड़म से खुला और धड़म से बंद हो गया। हमारे हाथों में लालटेन थे। हम भागते हुए आगे की तरफ चले गए। एक और दरवाजे में हम दाखिल हो गए भागते हुए। लेकिन जिस कमरे में हम दाखिल हुए, ये आगे से बंद एक कमरा था, इसके आगे दरवाज़ा नहीं था। कि वहीं पे हमारे कानों ने एक आवाज़ को सुना, चरचराहट की आवाज़, ची ची ची। और हमने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो ज़मीन पे पड़ी हुई वही कुर्सी थी जो रॉकिंग चेयर होती है, जिस पे बैठ के आप हिलते रहते हैं। वो रॉकिंग चेयर हिल रही थी, उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा था, लेकिन वो मुसलसल हिल रही थी। वो मुसलसल हिल रही थी। कोई उसके ऊपर बैठा था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। और एकदम से मेरे मुंह से निकला, कौन हो तुम, कौन हो? अभी इतना ही कहा था कि वो कुर्सी रुक गई। ऐसा लगा जैसे कोई वहां पे खड़ा हो गया हो। एक काला स्या साया सा था, धुंधला, जिसके हम आर पार भी देख सकते थे कि इंसानी कद का था। वो अजीब से अंदाज में ऐसे चलता हुआ हमारी आंखों के सामने बाहर निकल गया कि उसी वक्त पाशा ने निकलने की कोशिश की। और जैसे ही वो दरवाजे से निकलने लगा तो एक धड़ाकेदार थप्पड़ उसके चेहरे पे पड़ा। इतने जोर से किसने उसको थप्पड़ मारा था कि वो आवाज जो, मैं भी चौंक गया था कि ये क्या हुआ है। तो देखा पाशा ने अपने गाल पे हाथ रखा हुआ है और उसको किसने जोर से थप्पड़ मारा था। यकीनन जहां मैं डर गया, पाशा की क्या हालत होगी। लेकिन उसी लम्हे मैंने पाशा को देखा, गुस्से से वो धाड़ा, बुज़दिल, बेगैरत, सामने नहीं आता, छुप के वार करता है। मारना है तो सामने आना, मेरा मुकाबला कर। बुज़दिलों की तरह वार करता है, मुझे थप्पड़ मारा है छुप के। तू जो भी होगा मैं तुझसे नहीं डरता। मैं हैरान हो गया। वो पाशा जो अभी तक कुछ देर लम्हे पहले तक डरे जा रहा था, मुसलसल उसकी अजीब सी हालत हो गई थी, वो अजीब सा हो गया था कि उसी लम्हे
वो इस तरह गुस्से से धाड़ रहा था कि वो जो भी है उसका मुकाबला करना चाहता, और मैंने उसे देखा कि वो एकदम गुस्से से बाहर निकल गया। मैं एकदम से बोला, पाशा रुको रुको पाशा। मैं उसके पीछे जाने के लिए जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो मैं क्या देखता हूं, एक सब्ज कलर का ह्योला, ना काला ना सफेद, सब्ज कलर का ह्योला जिसके आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट ह्योला है। उसने दोनों हाथों से पाशा की गर्दन दबाई हुई है और पाशा जमीन से तकरीबन 4 इंच या 5 इंच, ज्यादा नहीं, फुट नहीं, फुट से नीचे नीचे 4 या 6 इंच ऊपर उठा हुआ है और उसके गले के अंदर 2 हाथ हैं जो उसके गले को दबा रहे हैं और पाशा अपने गले को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। ये इतना भयानक मंजर था, मैं जितना भी बहादुर था मेरे लिए भी एक इंतहा का, बला का, खौफजदा कर देने वाला मंजर था। वो नादीदा कुव्वत जो एक सब्ज कलर के ह्योले की शक्ल में था, सब्ज कलर का ह्योला जिसने पाशा की गर्दन को दबोचा हुआ था, उसी लम्हे मैंने पाशा को देखा जो अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था कि गले को छुड़वा सके। उसने एक जोरदार तमाचा उस ह्योले को मारा और उसके बाद पागलों की तरह उस ह्योले को मारना शुरू हो गया। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा था कि ये पाशा क्या कर रहा है कि मैंने एक और मंजर देखा। मेरा कुत्ता जो अभी तक डरा हुआ था, सहमा हुआ था, एकदम से गया है और उस ह्योले की टांग को पकड़ लिया है। वो ऐसा वफादार कुत्ता था, शायद देख चुका था मालिक परेशानी में है, मालिक को मेरी जरूरत है। कुत्ता और घोड़ा बेइंतहा वफादार जानवर होते हैं, बिल्ली भी। उसने जाके उस ह्योले की टांग पकड़ ली और इतनी जोर से टांग पकड़ी कि वो जो ह्योला सा था जिसके आर पार नजर आता था, मैं ये देख के हैरान रह गया कुत्ते ने उसको कैसे पकड़ लिया है। और उसी लम्हे जैसे ही कुत्ते ने उसको पकड़ा है तो वो थप्पड़ जो हवा में मार रहा था पाशा, जिसके थप्पड़ उस ह्योले को नहीं लग रहे थे, जैसे ही कुत्ते ने उस ग्रीन कलर कुत्ते को नजर आता है, इंसान जब कामता है उसकी पिंडली से भी ग्रीन कलर नजर आता है, शायद उसको वो ग्रीन कलर नजर आता है। उसने उसकी जैसी टांग को, पिंडली को पकड़ा हुआ था, तो जैसे ही कुत्ते ने पकड़ा तो उसी वक्त वो थप्पड़ जो हवा में किसी को नहीं लग रहे थे पाशा के, वो बाकायदा किसी को लगना शुरू हो गए, जैसे किसी वजूद को थप्पड़ लग रहे हों। और जैसे ही उसको महसूस हुआ कि उसके थप्पड़ किसी को लग रहे हैं, पहले तो हवा में थे, तो पाशा ने घूंसे मारने शुरू कर दिए। और जैसे ही पाशा ने घूंसे मारने शुरू की दिए, मैं भी दौड़ा उसको मारने के लिए। मेरे दोस्त की जान जा सकती थी, लेकिन वो घूंसों से और कुत्ते ने जितने जोर से उसको पकड़ लिया था, वो ऐसा बोखड़ाया, वो साए से जो एक वजूद में तब्दील हो रहा था, जिसको बाकायदा कुत्ते ने पकड़ लिया था, वरना शैडो को कहां पकड़ा जा सकता है। वो एकदम से भागा, उसने पाशा को छोड़ दिया और भागा। और जैसे ही भागा, पाशा उसके पीछे भाग पड़ा। मैं कहां रुक सकता था, मैं भी उसके पीछे भागा। और टॉम जो डरा हुआ पहले था, अब हमारा साथ देने को तैयार था। शायद उसको भी एहसास हो गया था, जिसने दरवाजा खोलने से मुझे मना किया था, कि आज की रात जिंदगी और मौत का मामला है। हम भागते हुए अगले दरवाजे की तरफ गए तो क्या देखते हैं, एक बूढ़ी औरत जो हड्डियों का ढांचा है, जिसका चेहरा सिर्फ औरत का चेहरा है, पूरा फेस, नीचे गर्दन और पूरा वजूद हड्डियों का ढांचा है। वो बिल्कुल सामने खड़ी थी और पाशा जो भाग रहा था वो रुक गया और उस औरत की क्लियर एक आवाज आई, मैं तो कब की मर चुकी हूं, मैं उन्हीं बदरूहों के साथ मिल गई हूं, जाओ वो अंदर है, जाओ वो अंदर है। बस इतना उसने कहा। पता नहीं क्या हुआ कि पाशा जो एक अजीब सा हो चुका था, वो फिर से भाग पड़ा। जिस तरफ उसने इशारा किया था पाशा उसी तरफ भाग पड़ा। टॉम भी पीछे और मैं भी कहां रुक सकता था। वो बूढ़ी आगे से हट गई, हम तीनों भागते हुए वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, आगे वाले कमरे का मंजर एक अजीबो गरीब मंजर था। 2 वहां पे रॉकिंग चेयर पड़ी हुई थी और उन दोनों रॉकिंग चेयर पर बोरिस और उसकी बीवी एवा बैठे हुए थे और वो रॉकिंग चेयर पर हिल रहे थे। चंद सेकंड लगे मुझे समझने में कि बोरिस और उसकी बीवी ही दोनों भूत थे, बदरूहें थीं,
और जैसे ही हम उन दोनों ने उनको देखा, उसी वक्त पाशा वहां रुक सा गया और एकदम से मुखातिब होकर बोला, तुम बोरस तुम हो, इसका मतलब है तुम ही आत्माएं हो, तुम ही भूत हो। तभी मैं कहूं कि इतनी ठंड के अंदर जहां कोई बशर नहीं जाता, तुम लोग कैसे वॉक करने के लिए जाते थे। मैं तो उसी वक्त खालिद से कह रहा था, फैसल से कह रहा था, मुझे तो यही दोनों भूत लगते हैं, आत्माएं लगती हैं, और तुम ही आत्माएं हो। तुम मरे हो यहां पे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसी वक्त पाशा ने बा आवाज़ बुलंद कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इधर जैसे मुझे भी होश में आ गया और मुझे लगा जहां जिंदगी और मौत की एक जंग सी चल रही है, मैंने भी ऊंचा ऊंचा कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हम जैसे ही ऐसे कुरान पढ़ते गए तो वो दोनों जो आराम से रिलैक्स होकर बैठे हमें देख रहे थे, उनके चेहरे बिल्कुल फ्लैट थे। एकदम से जैसे हमने कुरान पढ़ना शुरू किया, वो अपनी चेयर पे रुक गए, रॉकिंग चेयर को रोक दी, हमें देखते रहे। कुछ देर उन्होंने हमें देखा और हमारी आंखों के सामने ही उनका चेहरा पहले गायब हुआ। ऐसे धुआं सा बना जैसे टुकड़े हो जाते हैं, किसी आप तरबूज को रखें और तरबूज को ऊपर से बड़ा सा हथौड़ा मारें तो उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, फट जाएगा, खुल जाएगा। ऐसे ही उनका सर दोनों का खुल सा गया, फट सा गया और धुआं बन के उड़ा, सिर्फ सर। और उसके बाद देखते ही देखते हम पढ़ते गए तो उनका बाकी वजूद भी धुआं बन के उड़ता गया, धुआं बन के उड़ता गया। पूरा वजूद उनका गायब हो गया। हम कुछ देर वहां पे खड़े रहे, थर थर कांप रहे थे, समझ कुछ भी नहीं आ रही थी कि जब कुछ नॉर्मल से हुए। पाशा अभी तक नॉर्मल नहीं था, मैंने उसे हाथ रखा, पाशा पाशा रिलैक्स रिलैक्स, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। उस घर के अंदर अभी तक जो एक अजीब सी फिजा फैली हुई थी, जिसमें हमने दौड़ने की आवाजें सुनी थी और कई आवाजें इस तरह की सुनी थी जैसे घर के अंदर कई लोग मौजूद हों। हम तो भाग दौड़ कर रहे थे, खौफजदा थे। वो पीछे जो कहका आया, जो मुस्कुराहट आई, जो कुछ भी शरारत हुई, वो हमने सब सुन लिया था। लेकिन जब हमने कुरान की तिलावत की थी, वो दोनों गायब हुए तो उस वक्त एक खामोशी सी छा गई। और फिर हम चलते हुए उस तरफ आए जहां वो बूढ़ी खड़ी थी कि अब वहां पे पढ़ते हैं। लेकिन वहां पे कोई वो बूढ़ी नहीं थी, जिसका नीचे वाला हिस्सा ढांचा था और ऊपर सर था, इंसानों की तरह सर, जिसकी उम्र तकरीबन वाकई 100 साल के करीब थी। हम चलते हुए वापस आए और एक कमरे में बैठ गए। हम उस कमरे के अंदर खामोश बैठे हुए थे। टॉम बिल्कुल सहमा हुआ, डरा हुआ मेरे साथ चिपक के बैठा हुआ था। दिल ही दिल में हम कुरान पढ़ते रहे। कितनी देर हम बैठे रहे और उसके बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई, जैसे बाहर का दरवाजा किसने खोला हो। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। कमरे से निकल के देखा तो सामने ही ड्राइंग रूम था। रात को जो जहां हम फिरते रहे थे, यहां पे कोई ड्राइंग रूम नहीं था। जैसे ही मुझे ड्राइंग रूम नजर आया, मैंने पाशा से कहा, पाशा सामने ही ड्राइंग रूम है। पाशा मेरे साथ उठ गया और दरवाजा खटखटाया जा रहा था। टॉम भी हमारे साथ उठा। हम चलते हुए दरवाजे के बाहर गए तो देखा मालिक मकान अलेक्जेंडर हमारे लिए नाश्ता लेकर खड़ा है अपने मुलाजिम के साथ। और खुशी खुशी अंदर दाखिल हुआ कि मेहमानों के लिए मैं नाश्ता लेकर आया हूं। हम दोनों गुस्से से उसको देखना शुरू हो गए और उससे बोले, अलेक्जेंडर, तुमने झूठ बोला है। हम इस घर की तारीख से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन यहां तुम्हारे दुश्मनों ने यह खबर नहीं फैलाई। तुम जानते हो यह घर हॉन्टेड है और इस घर में इंसान नहीं रह सकते। हट जाओ हमारे रास्ते से। और ये पड़ी हैं तुम्हारे घर की चाबियां। हमने उसको चाबियां दी और गुस्से से बाहर निकल गए। वो हमें रोकता रहा, हमने उसकी सुनी भी नहीं। हम इतने अजीब से हो गए थे कि चलते हुए सीधे अपने उस घर तक तो पहुंच गए, लेकिन अब हम बेचैन थे कि फौरी तौर पे खालिद से राब्ता करें। अपने दोस्त खालिद से जब हमारा राब्ता हुआ और उसको हमने सूरत हाल बताई तो उसने कहा, तुम गए क्यों यार वहां पे, वो तो मशहूर है। तुम एक काम करो, उस जगह को छोड़ो, दूसरी तरफ जहां मेरा ससुराल है वहीं पे आ जाओ, अब वहां मत रुको। और हम भी ऐसा ही चाहते थे। हम वहां बिजनेस के बगैर जाना नहीं चाहते थे। वहां से निकले, सीधा वहीं पहुंच गए जहां पे खालिद का ससुराल था। वहीं पे रहे। फिर खालिद के सारी सूरत हाल बताई। उसने कहा, हाँ, हमारे गांव का ये मशहूर हॉन्टेड घर है।
यहाँ के कई वाक़यात हैं, कोई भी उस घर में नहीं रहता, लेकिन मेरा कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा। मैं तो इन 2 घरों में रहता हूँ। लेकिन तुम्हें किसने कहा था वहाँ पे जानने को? तो पाशा बोला, इस फैसल को शौक है ना, इसको डर नहीं लगता। लेकिन चलो, इसका भी शौक पूरा हुआ, इसने अपनी आंखों से देख लिया। हम कुछ अर्सा उसके साथ रहे, वहाँ पे बिजनेस किया और उसके बाद फिर हम वापस आ गए। उसके बाद भी कई दफ़ा उस सिटी में गए, लेकिन उस घर के करीब कभी भी नहीं गए। और हमने फैसल अपने दोस्त खालिद से पूछा था कि हमने उन दोनों मियाँ बीवी को वहाँ से गुजरते हुए शुरू में देखा था, तो उसने कहा मैंने तो कभी नहीं देखा। इसका मतलब है वो दोनों, बोरस और उसकी बीवी एवा, सिर्फ तुम दोनों को नज़र आए हैं, मुझे कभी नज़र नहीं आए, मेरी फैमिली को कभी नज़र नहीं आए, और गांव वालों ने भी उनको नहीं देखा। इसका मतलब है वो जान के तुम्हारे सामने आए थे, तुम्हें बुलाने के लिए, और तुम्हारे अंदर भी शौक था, तुमने उनको बुला लिया और उनसे मिलने चले गए। लेकिन उसके बाद फिर कभी हमारा उनसे वास्ता ना पड़ा, ना ज़िंदगी में हमारा दोबारा कभी ऐसी मखलूक से वास्ता पड़ा। आज इस वाक़े को कई साल हो गए हैं, लेकिन जब भी इस वाक़े को याद करते हैं तो जिस्म के अंदर एक खौफ की ऐसी झुरझुरी आती है कि जहाँ ठंडक का एहसास, बर्फ़ जमाती ऐसी लहरें जो आपकी हड्डियों में घुस जाएं, तो और वहाँ पे वो भयानक घर और उसके अंदर मौजूद आत्माएं जिस्म में लर्ज़ा तारी कर देती हैं। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।